दिल्ली से खबर पहले, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई जगहों पर रोड शो का आयोजन है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम धामी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में 3 रोड शो करने वाले हैं। करोल बाग, पटेल नगर और संगम विहार में सीएम धामी रोड शो करेंगे और फिर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, करोल बाग से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना और दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन कोई काम किया नहीं। दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देखिए सर, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा का पानी मुख्यमंत्री जो है वो जहरीला करके भेज रहे हैं। देखिए, वो अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि हर बार वो कहते हैं कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, अगले वर्ष साफ करेंगे, और ऐसा कहते कहते 11 साल हो गए हैं और उन्होंने यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोले नहीं। तमाम प्रकार के घोटाले किए हैं, तमाम उन्होंने वायदे किए, वो पूरे नहीं किए। इसलिए दिल्ली की जनता भली भांति इस बार जान चुकी है, उनको बदलने वाली है। यहाँ डबल इंजन की सरकार आने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे देश की अन्य सरकारें, अन्य राज्यों में सरकारें डबल इंजन की काम कर रही हैं, लोग बार बार उनको मौका दे रहे हैं। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार। सर, तो कैग की जो रिपोर्ट है उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा अब तक। उनकी नाकामियां सबके सामने आ चुकी हैं और हर जगह आएंगी, इसलिए इस बार जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ पर प्रशासन ने गलत आंकड़ा दिया है। देखिए, वो महाकुंभ बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी व्यवस्था है। करोड़ों लोग आ रहे हैं। इसमें अखिलेश जी वगैरह कुंभ की महत्ता को नहीं जानते, इसलिए वो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विजय पंकज गोसाई के साथ न्यूज 18 के लिए रचना। उधर रुड़की में खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में होने वाली महापंचायत स्थगित कर दी गई। 5 फरवरी को यह महापंचायत होनी थी। अब गुर्जर समाज के नेताओं ने महापंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जिम्मेदार सरदारों, आज यहाँ गांव मीरकपुर में गुरु बाबा फकीरा दास सिद्ध कुटी पर सब गांव के जिम्मेदार लोग हैं, मौजूदा प्रधान जी भी। इधर खानपुर के दंगल में नया मोड़ आ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री के बाद सुलह समझौते की कवायद शुरू हो गई है, तो इधर बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी अनुशासनहीनता पर चुप्पी साधे क्यों है। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच हुए विवाद के मामले में जेल में बंद चैंपियन की बेल एप्लीकेशन पर 5 फरवरी को सुनवाई है। इस बीच दोनों पक्षों के द्वारा पंचायत बुलाने, विधायक उमेश कुमार के द्वारा फेसबुक पर गुर्जर समाज से माफी मांगने जैसे हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। लेकिन अब एक नए नाटकीय घटनाक्रम में शनिवार को किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री के बाद अब सुलह समझौते की बात शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्ष इस पर राजी हो चुके हैं। उमेश कुमार का कहना है कि कुछ लोगों ने इसे बिरादरी विशेष की राजनीति बना दिया है, लिहाजा अब तय हुआ है कि कुंवर प्रणव चैंपियन के बाहर आने के बाद दोनों समाज के लोग बैठकर रास्ता निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मां को बोले गए अपशब्द के लिए कुंवर प्रणव चैंपियन को भी माफी मांगनी होगी। टिकैत साहब की तरफ से चौधरी साहब ने इसमें पहल करी। उन्होंने उस परिवार से बात करी। उस परिवार से बात करने के बाद, प्रणव सिंह जी के परिवार से, उनकी पत्नी से बात करने के बाद फिर हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि भाई वो लोग सहमत हैं कि भाई अब ये सब रोकना चाहिए।
तो हमने भी इस बात पे सहमति जताई कि भाई ठीक है, जब सर्व समाज किसी बात को लेके आगे बढ़ा है, क्योंकि सभी को समाज में रहना है, समाज की बात करनी है, लेकिन हमारी मां का जो अपमान हुआ है उस पर क्या कहना है वो भी सर्व समाज तय करे, उस पर भी माफी मांगी जाए। इधर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणाम चैंपियन को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि देवभूमि में गैंग वॉर की शुरुआत करने वाले चैंपियन पहले भी कई बार देवभूमि को शर्मसार कर चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी विधायक की अनुशासनहीनता पर चुप्पी साधे हुए हैं। देवभूमि में गैंग वॉर की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की गई और जो है अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अनुशासन की बात करती है और वास्तव में इनके ही नेता हर समय अनुशासनहीनता करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कानूनी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पुलिस के द्वारा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कोर्ट के समक्ष भी उनको प्रस्तुत किया गया है। वो न्यायिक प्रक्रिया उसमें चल रही है। बहरहाल हफ्ते भर पहले हाथ में बंदूक लिए दंगल में उतरे विधायक और पूर्व विधायक अब किरकिरी के बाद बीच का रास्ता तलाश रहे हैं। इस सब के बीच किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो है बीजेपी। वो न चैंपियन से अपना पल्ला झाड़ पा रही है और न ही विपक्ष के आरोपों का ठीक से जवाब दे पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब चैंपियन की वजह से पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये क्या दबाव है कि पार्टी बार बार चैंपियन की तमाम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करती है, ये बीजेपी ही जाने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन पिछले 4 महीनों से क्वारब के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार ये हाईवे बाधित हो रहा है और हाईवे को पूरी तरह से खोलने का काम अब भी जारी है, जिसकी वजह से प्रशासन ने रात में हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। हाईवे होने से अल्मोड़ा के स्थानीय निवासियों, यात्रियों और व्यवसायियों को परेशानी हो रही है, बार बार सड़क बंद होने की वजह से। राष्ट्रीय खेलों का रोमांच चरम पर है। देहरादून में आज 1-2 नहीं बल्कि 7 इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग और आर्चरी शामिल है। गोल्ड मेडल के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, कल उत्तराखंड की महिला और पुरुष बैडमिंटन की टीमें फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने गोल्ड मेडल जीता तो महिला वर्ग में हरियाणा ने उत्तराखंड को मात दे दी और गोल्ड पर कब्जा किया। वहीं नेशनल गेम्स की मेडल टैली की बात की जाए तो यहां एसएससी बोर्ड 26 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर, तो कर्नाटक 23 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तराखंड 16 मेडल के साथ 18वें स्थान पर है। नेशनल गेम्स की धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में अलग अलग इवेंट्स आयोजित हो रहे हैं। नेशनल खेलों में पूरे देश से खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग वर्ग के इवेंट्स हो रहे हैं। आज 7 इवेंट्स देहरादून में उनका आयोजन चल रहा है, जिसमें बैडमिंटन, आर्चरी मौजूद है। पुरुष फुटबॉल टीमों के बीच भी मुकाबला होना है। हालांकि उत्तराखंड के खिलाड़ी पूरा दम दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड मेडल के मामले में 18वें स्थान पर है। नेशनल गेम्स के तहत आज हल्द्वानी में भी कई इवेंट होने हैं। पुरुष फुटबॉल में मणिपुर, दिल्ली सर्विसेज, केरल के मैच होंगे, तो इसी के साथ मिजोरम, असम और उत्तराखंड, गोवा के टीम का भी मुकाबला होना है। एक्वेटिक्स में डाइविंग और स्विमिंग इवेंट के साथ ही वाटर पोलो की एक्टिविटीज भी होनी है। नेशनल गेम्स में तीरंदाजी का आगाज हो चुका है। मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और इस प्रतियोगिता में देश की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कुल 288 तीरंदाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं। खास बात यह है कि इनमें 144 महिला और 144 पुरुष खिलाड़ी हैं, जो अलग अलग कैटेगरी में अपनी सटीक निशानेबाजी का जलवा दिखा रहे हैं। ये मुकाबला 7 फरवरी तक चलेगा
वहीं पहले दिन के मुकाबले में उत्तराखंड के आदर्श पवार ने पहली रैंकिंग में अपना स्थान बनाया, जिससे अब उत्तराखंड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि और भी ज्यादा मेडल्स उत्तराखंड के खिलाड़ी जीतने वाले हैं। उत्तराखंड की प्रिपरेशन इस बार काफी अच्छी है। पिछले नेशनल गेम्स में हम लोगों ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया था, ओलंपिक्स की जो हमारी कैटेगरी रिकर्व रहती है उसमें। इस बार हमारी रिकर्व की जो टीम है वो और स्ट्रांग है। हमारे पास कोटा फुल है तो हमारे मेडल के चांसेस और बढ़ गए हैं। कहते हैं जोश और जुनून अगर विरासत में मिले तो सफलता की राह आसान हो जाती है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है तीरंदाज निशा सेमवाल ने, जो पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हरिद्वार की रहने वाली निशा नेशनल गेम्स में हिस्सा बनी है। उनके पिता रमेश प्रसाद जो भारतीय सेना में रह चुके हैं और खुद भी एक बेहतरीन तीरंदाज रहे और कई मेडल भी जीत चुके हैं, जो अब न केवल एक पिता बल्कि एक कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं निशा का कहना है कि बचपन से पिता को तीरंदाजी करते देखा, जिससे प्रभावित होकर अब उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं और आर्चरी में उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल लाना है। अच्छा चल रहा है, अभी तो नए एक्सपीरियंस लेने को मिल रहे हैं क्योंकि नए नए प्लेयर भी मिले हैं यहाँ पे काफी। हाँ टफ तो रहता है क्योंकि यहाँ से नेशनल से छट के आते हैं प्लेयर और सारे बेस्ट ही होते हैं, तो टफ रहता है नेशनल गेम्स। अच्छा रहता है, बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि ग्राउंड पे तो रहते ही हैं, साथ में घर में भी फिर सीखने को मिलता है, तो बेनिफिट मिलता है। वहीं रमेश प्रसाद इस समय उत्तराखंड आर्चरी के कोच हैं, जिनका कहना है कि आर्मी में रहते हुए तीरंदाजी की और अब मेरी बेटी इस खेल में आगे बढ़ रही है। उसे ट्रेनिंग देना और उसे आगे बढ़ते देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने आर्मी से स्टार्ट की है और मेरे को इसमें 17-18 साल हो गए हैं। पेंशन आने के बाद फिर पहले देहरादून और फिर अब हरिद्वार में कोचिंग कर रहा हूँ। बिटिया को भी आपने अपने शिष्य बना रहा है? बस उनको शुरुआत की तो उसको अच्छा लगा। अब वो 7th क्लास से कर रही है और आगे उसको जब पूछा मैंने कि बोला नहीं पापा मेरे को इसमें ही आगे करना है, तो मैंने कहा ठीक। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि समर्पण और अनुशासन की भी है। उम्मीद है कि निशा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में काफी रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। तीसरे दिन महिला वर्ग में 13 और पुरुष वर्ग में 14 मुकाबले हुए। उत्तराखंड के मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में निवेदिता कार्की ने मेघालय की सोनिया को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई, जबकि पुरुष वर्ग में दीपक कुमार और कपिल पोखरिया ने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की है। मोनिका मेहता को हार मिली है। हालांकि राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का दावा है कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उत्तराखंड को 5 गोल्ड मेडल आसानी से मिलेंगे, ये दावे भी कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ यहाँ पे उत्तराखंड में ये फर्स्ट नहीं है, मेरी 3rd सीनियर नेशनल गेम्स है और खेल के बहुत अच्छा लगा। आगे भी यही रहेगा कि यहाँ से मेडल लेके जाए और जीतते रहें आगे। 13 बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 7 उसके अंदर जो है पुरुष हैं, और हमें उम्मीद है कि इस नेशनल गेम्स के अंदर कम से कम 4 या 5 मेडल हमको मिलने की होप है। पिथौरागढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और इन खेलों के जरिए भले ही देश भर के लोग मिनी कश्मीर से रूबरू हो रहे हों, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये एक बड़ा मौका है जो किसी पर्व से कम नहीं। और यही वजह है कि देश भर के मुक्केबाजों को देखने के लिए यहां पूरा शहर उमड़ आया है। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग के इवेंट हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ की फिजाओं में मुक्केबाजी के रंग पहले से ही बिखरे हैं, फिर भी देश भर के मुक्केबाजों को देखने का मौका यहाँ के लोगों को पहली बार मिला है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसी जश्न से कम नहीं है। आलम ये है कि 31 जनवरी से शुरू हुए खेलों को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यूथ को इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है कि हमें बॉक्सिंग के बारे में नई चीज़ें पता चल रही है, जो रूल्स हालांकि हमें पता नहीं रहते थे उसके बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पिथौरागढ़ जैसे शहर में भी अब ऐसे नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, और इससे पिथौरागढ़ के टूरिज्म में भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है।
बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 35 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों के 208 खिलाड़ियों के साथ ही स्पोर्टिंग स्टाफ भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे देश भर के खिलाड़ी अपने मुक्कों का दम तो रिंग में दिखा ही रहे हैं, साथ ही उनके लिए पहाड़ को करीब से देखना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इनमें कई ऐसे हैं जो खिलाड़ी के साथ ही सैलानी होने का भी मजा ले रहे हैं। नीले आसमान के बीच बर्फीली पहाड़ियों के करीब नेशनल गेम्स में हिस्सेदारी इनको रोमांचित करने के लिए काफी है। बहुत सही है, यहाँ का अरेंजमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है और खाना वगैरह लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हम एक्चुअली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का नेचर वगैरह हमें बहुत पसंद आया है। जैसे यहाँ पे शांतता और लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, ब्यूटीफुल सिटी है, गुड है ਤੇ अच्छे प्रबंध करे हुए इन्होंने प्लेयर्स ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਇਟਸ ਆਲ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। इट वाज अ गुड थिंग कमिंग टू पिथौरागढ़। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग के मुकाबले 7 फरवरी तक होने हैं। ऐसे में तय है आगे भी मिनी कश्मीर कहे जाने वाले पिथौरागढ़ में जश्न का ही माहौल नजर आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के आयोजन से यहाँ की नई पीढ़ी को तो काफी कुछ सीखने को मिल ही रहा है, साथ ही देश भर से आए खिलाड़ी भी जाने के बाद यहाँ के सौंदर्य से पूरे देश को रूबरू कराएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में स्क्वैश खेल के फाइनल में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, 4 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। महाराष्ट्र ने पिछले 3 नेशनल गेम्स की चैंपियन रही तमिलनाडु को मात दिया और ये कामयाबी हासिल की है। वहीं खिलाड़ियों का कहना था कि इस शानदार सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वहीं कोच ने भी इस सफलता का श्रेय टीम की कठिन ट्रेनिंग को दी है। उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। मेरी टीम वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, हम बिलीव नहीं कर पा रहे इधर कैसे हम पहुंचे हैं, विच इज वेरी वेरी अनबिलीवेबल। कितना आपने मेहनत की थी, किस तरीके तैयार थी आप लोगों की? बहुत, ये रोज हम लोग प्लानिंग करते थे कि कल कौन खेल रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अगेंस्ट विच प्लेयर वी हैव टू प्ले, अकॉर्डिंगली वी इम्प्लीमेंटेड इन द कोर्ट। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहला नेशनल गेम में गोल्ड मिला है और आई होप कि मैं आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करूं। तैयारी हमने बहुत तैयारी की थी, हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे, पूरी जान लगाते थे और कोर्ट में भी पूरी जान लगाई हमने। हमारी जो गोल्डन गर्ल्स है सारी की सारी, उन्होंने बहुत मतलब एकदम थ्रिलिंग विक्ट्री था, थ्रिलिंग मैच था और बहुत ही जोरदार कमबैक किया है। स्पेशली आनिका दुबे जो कि इंजूर होने के बाद भी उसने कमबैक किया और मैच को एकदम निर्णायक रूप में वो लेके आई है, गोल्ड मेडल उसने हमको दिलवाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी के इलाकों में बार बार आ रहे भूकंप के झटके क्या किसी बड़े खतरे का संकेत हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड बड़े भूकंप के मुहाने पर खड़ा है, खासकर कुमाऊं रीजन। आखिर क्यों कह रहे हैं जानकार ऐसी बात, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों में बार बार आए भूकंप ने एक बार फिर वैज्ञानिकों के साथ ही लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तक का इलाका मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ठीक ऊपर है, जिसमें भूगर्भीय प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है। नतीजा, यहाँ जमीन के नीचे लगातार एनर्जी जमा हो रही है। वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि पिछले कई 100 सालों से उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी नेपाल के एरिया तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील कुमाऊं से लेकर पश्चिमी नेपाल तक का एरिया है। इस रीजन में कई 100 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं रिकॉर्ड किया गया, यानी यहाँ धरती के अंदर जमा हो रही एनर्जी कभी भी 8 तीव्रता वाले भूकंप के रूप में बाहर आ सकती है। अब इसका मतलब वो इलाके जहाँ पे कि पिछले 200, 300, 400 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है और क्योंकि वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, तो वो इलाका, उसको हम कहते हैं साइस्मिक गैप है, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसको हम साइस्मिक गैप कहते हैं। कम से कम कुमाऊं और वहाँ पे जो पुराना भूकंप अगर कभी देखें हिस्ट्री उठा के,
तो शायद 1344 में कभी कोई एक बड़ा भूकंप आया था। वैज्ञानिकों की चिंता के पीछे एक और बड़ा कारण है। नॉर्थ हिमालय में भूकंप का जो नेचर है वो सतही भूकंप का है, यानी कि जमीन से 5, 10 या 15 किलोमीटर की गहराई में आते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। इससे नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। उत्तरकाशी या उत्तराखंड आप ले लो, या नॉर्थ वेस्ट हिमालय इसमें कहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में, यहाँ सैलो सेस्मिक अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ही सैलो है। तो जैसे 10-5 किलोमीटर की डेप्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, और जितना सैलो अर्थक्वेक होगा, जितना ज़मीन के नज़दीक होगा, उतना नुकसान होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि उत्तरकाशी में एक के बाद एक आ रहे भूकंप से भी वैज्ञानिक चिंतित हैं। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक संस्थान लगातार आ रहे इन भूकंपीय झटकों को लेकर कुछ भी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी 8 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आ सकता है। इस पर कमोबेश सभी वैज्ञानिक एक मत हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर से हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 3 पुलिसकर्मियों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को झांसे में लेकर पहले $20,000 को कम दामों में बेचने की बात कही गई और पैसे के लेन देन के दौरान पुलिस जवानों ने छापेमारी की। पीड़ित को डरा धमकाकर 7 लाख रुपए छीन लिए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 4 मई को सुबह 6 बजे कपाट खुलेंगे बद्री विशाल के, जिसके बाद आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो सकेगी। परंपरा के मुताबिक नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ महाराजा मजुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला। 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे।